मईशत की पायदार बेहतरी, बैंकिंग शोबे में इस्लाहात से मशरूत। खातेदारों को मुनाफा तकसीम करने के बजाय महफूज अकाउंट में मुंतकिल। प्राइवेट बैंकों की मनमानियां, आदाद शुमार का गोरख धंधा उरूज पर। नाज़रीन, वेलकम टू रुपया पैसा। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की जो बैंकारी का एक मैं कहूँगा कि पूरा शोबा है, उसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ। इससे कबल कि मैं फ़र्दन एक एक बैंक की जानिब जाऊँ और ये मालूमात करने की कोशिश करूँ कि जनाबे वाला हर बैंक ने काम क्या किया है। नाम इतने ऊंचे ऊंचे और काम क्या बताऊं आपको, ऐसी अजीब व गरीब बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ बैंक के सरबराहान की तनख्वाहें लाखों में हैं, वहां पेंशनर्स की तनख्वाहें जो हैं वो चंद सौ रुपये तो तक महदूद हैं। तो ये हैरान आपको करके रख देगी कि ये बेसिकली जो मसले मसाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं हमारी बैंकारी के शोबे में, वो हैरान कुन है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जैसे कि नेशनल बैंक हो गया, सिंध बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, अब तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी अपना बैंक है। इनकी कारकर्दगी क्या है और इनका एजेंडा क्या है। फिर साथ प्राइवेट बैंकों की तो तवील फहरिस्त है, उसमें कुछ छोटे बैंक भी हैं और कुछ बड़े बैंक भी हैं। सब पर आएंगे, फ़र्दन भी आएंगे। लेकिन इससे कबल मैं चाहता हूँ कि इस पूरे शोबे के मुतालिक भी बात हो कि हमारा ये पूरा शोबा परफॉर्म कैसे कर रहा है। मेरे सामने जो है वो दो स्टेटिस्टिक्स की डिटेल पड़ी हुई है। एक तो मेरे पास ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस मौजूद है जो कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू है स्टेट बैंक का ना, बैंकिंग सेक्टर का, और ये थर्ड क्वार्टर जो है 17 का जो है वो चल रहा है जनाबे वाला। उसके अंदर जब चीज़ें मैंने देखी तो इसके अंदर मैंने देखा जनाबे वाला इसके अंदर के तफसीलात क्या हैं, ये कितने मुनाफा बख्श हैं कि नहीं हैं। इसके साथ साथ जो है ये भी लिखा हुआ है कि जनाबे वाला प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस किस को दिया लोन और कितना कितना दिया। इसके बारे में तफसीलात आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, जैसे मेजर चंक है, इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी रही माजी के अंदर, लेकिन ये जो अगर आप देखें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये अगर कंपेरिजन किया जाए तो इसमें मुख्तलिफ क्वार्टर्स के हिसाब से अगर देखें तो इस दफ़ा आप देखेंगे कि बीच में जो है वो कहीं कहीं कमी रही। उसकी वजह मैंने जानने की कोशिश की हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन वो मैं अब आपके सामने तफसील जो है वो उसकी आपके सामने पेश करूंगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को जो जो लोन दिए उसकी तफसीलात इसमें मौजूद हैं। केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्री बिजनेस, टेक्सटाइल, जनाबे वाला इसके अंदर आप खुद ट्रेंड्स देख सकते हैं, पहले ट्रेंड क्या थे और अब ट्रेंड क्या है। सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर, सबको जो है वो उसकी तफसील मौजूद है। अब हम दूसरी जानिब जब एक तरफ देखते हैं तो यहाँ पर और तफसील दी हुई है सेगमेंट वाइज डोमेस्टिक एडवांस फ्लोज। इसके अंदर देखें दो बड़े अहम सेक्टर हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एक एसएमईज़ का सेक्टर है, दूसरा जो है एग्रीकल्चर का सेक्टर है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर ये इसको थोड़ा सा अलहदा करके देखें तो कंज्यूमर फाइनेंस है। उसकी जानिब भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिलसिला चल रहा है। कंज्यूमर फाइनेंस में ये क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑटो लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स, ये सारे इन्होंने शामिल कर दिए हैं। एसएमईज़ के बारे में डंडोरा पीटते हैं, चाय पापों के साथ बहुत सारे सेमिनार और मीटिंग्स करते हैं। कारकर्दगी आपके सामने दिखाई दे रही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने क्वार्टर को आप कंपेयर कर सकते हैं। ब्रैकेट के मायने होते हैं नेगेटिव, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो फिगर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, मैं शुमारियात के गोरख धंधे में पढ़ता ही नहीं हूँ। अब मैं चाहूँगा अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। यहाँ तो मैंने बात की ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू की, ऑब्वियसली इट्स नॉट, आई वुड से इट वुड बी एन अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स ऐसे होंगे जो कि शायद उस तरह से पेश ना किए जा सकें। मेरे पास शोबा तहकीक ने इससे पहले के भी कुछ फिगर्स दिए हैं जो 2002 से लेकर 2016 तक बैंकारी जो शोबा है उसकी कारकर्दगी के मुतालिक है, और इसमें बताया गया जनाब किस तरह फिनोमिनली इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कोई इतना फ़र्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि प्रॉफिट्स डू नॉट मैच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स बीइंग यील्डेड बाय दिस सेक्टर? इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने खातेदारों का एक्सप्लॉयटेशन करके और पाकिस्तान की मईशत को झटका देकर नुकसान पहुंचाकर जी अपना मुनाफा बढ़ाया है। लेकिन स्टेट बैंक भी किसी वक्त मजबूर हो गया था ये कहने के लिए कि बैंकों ने अपना असल काम छोड़ दिया और वो बजट खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। ये यानी उनका जो प्रॉफिट बढ़ा है
वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है किस चीज़ का? टैक्स की चोरी के नुकसान का। यानी स्टेट बैंक ने ये एडमिट कर लिया कि टैक्सों की चोरी जो हुकूमत होने दे रही है, अगर उसकी वजह से बजट खसारा हो रहा है, जिसको मदर ऑफ ऑल इविल्स कहते हैं, बजट खसारे को बैंकों ने अपने लिए बरकत का जरिया बना दिया और कहा कि जी बजट खसारा, आप टैक्सों की चोरी ना रोकें, हम हाजिर हैं, हम सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे देने के बजाय हम ज़्यादा कर्जे आपको दे देते हैं, आप क्यों टैक्स की चोरी रोकने के चक्कर में पड़ते हैं? ये गठजोड़ हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक और बैंकों का। इस तरह बैंकों ने असल काम से हटकर, अपना असल जो चार्टर था उससे हटकर मईशत को तबाह किया, खातेदार को तबाह किया, बचतों की। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट पेपर्स यानी सरकारी दस्तावेजात में इन्वेस्ट किया ना, बिलाशुबा, लेकिन काहे के लिए किया? बजट खसारे को पूरा करने के लिए। तो बजट खसारे को जब पूरा करने की आपने बात की तो आपने कह दिया गवर्नमेंट इज प्रिवी टू ऑल ऑफ दिस, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो इन अदर वर्ड्स बैंकारी शोभा जो है उसको कोई किसी तरह छूट दे दी जाए, या उनको अलहदा से ब्लेम करें और गवर्नमेंट पॉलिसीज को अलहदा से ब्लेम करें, या गठजोड़ को ब्लेम वो तो कहेंगे हम फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा तो काम ही मुनाफा कमाना है, हमें यहाँ से मुनाफा मिल रहा है, हम वहां से पकड़ लेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए था ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को चेंज करते। क्या कहते हैं आप? ये बात किसी हद तक सही है। मैं इन्हें लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि गठजोड़ हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंग्लिश में नेक्सस, बिल्कुल गठजोड़, कोलूजन कहते हैं और ज्यादा अच्छा है। कोलूजन, अच्छा नहीं मेरी अंग्रेजी कमजोर, कोलूजन हुआ है, नहीं वो बिल्कुल सही है, आपने भी जो कहा था, मगर मैं अहम फैन कहना चाह रहा हूँ। गठजोड़ हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक और बैंकों के मालकान और मैनेजमेंट। यानी अगर जो बैंक, कमर्शियल बैंक ज़रूर हैं, मगर उनका चार्टर क्या है? उनका चार्टर है डिपॉजिटर्स लोगों के पैसे लाएं ताकि लोग बचतें करें, उनको मुनाफा दें, उसको कर्जा दें सनत के लिए, तिजारत के लिए, ताकि मईशत तरक्की करे। ये अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। बिल्कुल। तो बेसिकली कस्टोडियन की मैं ट्रांसलेशंस में ही लगा हूं अभी तक। कस्टोडियन तो अमीन को नहीं कहते, हमारे अमीन को कहते हैं। नहीं, कस्टोडियन तो जो चीज़ महफूज रखी जाए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। मैं आपको याद दिला दूं, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, उसमें 2 सेक्शंस हैं। उसमें एक में ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान गारंटी करती है कि खातेदारों को मुनाफा में हिस्सा दिया जाएगा, ये पाकिस्तान का कानून है। और दूसरा बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस ये कहता है कि स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो खातेदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इन दोनों शकों का कीमा बनाकर चलें इसके बारे में बात करते हैं। खास तौर पे ये जो कीमे की आपने बात की, कीमा बना दिया, इस कीमे के बारे में मालूमात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बैंकारी शोबे के बारे में। बैंकिंग सेक्टर ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई है, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ऐसी कारकर्दगी ज़बरदस्त। और चेक एंड बैलेंसेस के बारे में तो खैर मैं बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्किंग ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज स्टेटिस्टिक्स। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने कुछ शिकें वगैरह बताई, लगता है कानून गो भी हैं, तो इन्होंने बताया कि जनाब उनका कीमा बना दिया। तो इन्हीं के अल्फाज को दोहरा देता हूँ। जनाब आप डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कुछ शिकों का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा जनाब उसका कीमा बना दिया। बैंकारी निज़ाम जो है शायद उस तरह से पूरे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा बैंकिंग सेक्टर एज अ होल। तो फिर इनको कन्फॉर्मिस्ट कैसे बनाया जाए, ये बताइए आप। जी डॉक्टर शाहिद। देखिए ऐसा है कि आपने 2002 को कंपेयर किया 2016 से। जी जी, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी विजडम है। वो ये है कि 2002 में आपने देखा कि यूनाइटेड बैंक को, जो एक पाकिस्तान का बड़ा बैंक था, गैर मुल्कियों के हवाले कर दिया गया मुशर्रफ के टेन्योर में। उसके 2 बरस के बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक था, नेशनल बैंक से भी आगे था बाज़ मामलात में, उसको भी आपने जो है फॉरेनर्स के हवाले कर दिया। नेशनल बैंक को नहीं, हबीब बैंक, हबीब बैंक।
तो हबीब बैंक को आपने 2004 में किया, 2002 में यूनाइटेड बैंक को किया, तो फॉरेनर्स का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान बैंकारी में, जो दुनिया में कहीं नहीं होता कि इतने बड़ा मुल्क जो है बड़ी बड़ी बैंकें फॉरेनर्स के हवाले आपने कर दी। उन्होंने गठजोड़ किया और बाद में जो पाकिस्तानी बैंक और नेशनल बैंक भी उसी गठजोड़ में शामिल हो गए। इसके पीछे पॉलिसी थी, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा। आपको पता है हम तो अपनी मुस्लिम उम्मा को बेच रहे थे, तो हमें खौफ की क्या जरूरत थी। हम इससे पहले दुबई, ये सीपेक से पहले हमारा जो डिस्को डांस और भंगड़ा था वो दुबई के लिए हुआ करता था सर। उनके शेखों को सब कुछ बेचने के लिए हम लोग तैयार थे। ये और किसको दे रहे थे हम, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा। पूरा आपको बता दूं मैं, यही शोर था। इनको तभी तो दिया है हमने, हम तो टेली कम्युनिकेशन भी इनको दे दिया, फाइनेंशियल सेक्टर भी इनको दे दिया। फिर हम भी क्या बदलते बड़ी जल्दी हैं। अब चीन के साथ दोस्ती पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची, समुद्रों से ज़्यादा गहरी। अब हम उस चक्कर में पड़ गए। क्या इनको बेचना कोई बुराई थी? उन्होंने तो बोला हमने अच्छा काम किया। आपकी इस बारे में मुख्तसर राय। देखिए, बात यह है कि ये तबाही का और बर्बादी का नुस्खा था। हबीब बैंक जो बेचा गया औने पौने, वो बेचा गया आगा खान ग्रुप को, और यूनाइटेड बैंक बेचा गया जो अब है उसके में बरतानिया के हैं, जो पाकिस्तानी निज़ाम, ओवरसीज पाकिस्तानी सर, ओवरसीज पाकिस्तान, ठीक है ना। तो लेकिन नेशनलिटी उनकी जो है वो वहीं की है। वो तो और भी बहुत सारे लोगों की। खैर, अब ये जो आपने बेच दिया तो हुआ क्या, तबाही क्या हुई, मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके जो डिपॉजिट हैं उसमें तो 603% राइज है, इसी तरह से 400-500% एडवांसेज और इन्वेस्टमेंट में है, तो मुनाफा यहीं से आया ना। तो मुनाफा जो है उसमें राइज है 1552%। यानी अब आप ये देखिए कि डिपॉजिट्स में जो राइज था वो तो था 10,120, यानी 603%। मुनाफा 19 अरब से बढ़ के 314 अरब हो गया 6 साल में। यानी 1947 से 2002 तक बैंकों का जो प्री टैक्स प्रॉफिट था वो 19 अरब था। ये 19 अरब से जो 605 अरब हो गया, सॉरी 19 अरब से बढ़ के 314 अरब हो गया, यानी 1552%। ये कैसे हो गया? ये इस तरीके से हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सूदी बैंकों के जो खाते हैं वो नफ़ा और नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर हैं। बैंकों ने मुनाफे में शरीक करना बंद कर दिया और स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि आप इसको इंटरेस्ट रेट से लिंक कर दें, यानी मुनाफे से ना करें। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, खातेदार के साथ जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी है, स्टेट बैंक के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई थी उसकी खिलाफ वर्जी है। और नतीजा अगर ये हुआ कि मैं आपको अगर बताऊं कि जब कुछ अर्से पहले जब आपका 1999 में आप देख लें तो या 2002 में अगर आप देख लें तो उस वक्त आपने जो मुनाफा दिया था वो 5.7% दिया था, हालांकि बैंकों का मुनाफा था 1 अरब रुपया। अब 314 अरब। ये तो वही दौर नहीं था जब स्टेट बैंक के गवर्नर वो थे जिन्होंने एलिटिस्ट स्टेट बुक लिखी थी, फिर उसके बाद वो आंटी बुलाई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। वो आंटी काफी अरसा रही, वो भी कहती नहीं बैंकों को मुनाफे में इजाफा करना चाहिए, अपना स्प्रेड जो है वो कम करना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आता है वो लफाजी कर जाता है कि बैंकों को अपना स्प्रेड कम कर देना चाहिए और खातेदारों को पैसा देना चाहिए। सर, ऐसे बेअसर दवाइयाँ देने का क्या फ़ायदा जिनसे जो है वो ना तो शिफा मिले और ना कोई असर हो? मुझे ये बताएं, ये लफाजी क्यों करते हैं कि जी बढ़ा दें स्प्रेड? देखिए, माजी की बात कर रहा हूँ आप। देखिए, ये जो है वो नुस्खा नहीं था, ये एक्सप्लॉयटेशन थी, आइन की खिलाफ वर्जी थी। और जो फ्यूडल कल्चर पाकिस्तान में है ये वो फ्यूडल कल्चर का मजहर था। अगर मैं आपको बता दूं कि नफ़ा नुकसान में जब आप शिरकत की बात करते हैं, मैं दोबारा आपको कुछ फिगर दे दूं कि 2001 में जो हमारा प्रॉफिट था तमाम बैंकों का 1.1 अरब था, उनको मुनाफा दिया गया 5.7%। और 2016 में 314 अरब हो गया, मुनाफा दिया गया 3.75। और ये जो आपने इशरत साहब के दौर की बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि नैब जैसा कामयाब इरादा पाकिस्तान में नहीं है, उस वक्त उन्होंने 1.2% कर दिया था। सर, वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, ओहदा इंसान को बना देता है। हक़ाइक़ नहीं बदलते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फिगर देना चाहता हूँ कि 2002 में जबकि ये हबीब यूनाइटेड बैंक को निजकारी किया गया था, उस वक्त जो मुनाफा उससे पहले दिया गया था और आज तक मैं एक फिगर दे रहा हूँ, उस फार्मूले के तहत बैंकों ने 2002 से 2016 तक 1450 अरब रुपया खातेदारों को कम मुनाफा दिया गया। दोबारा मैं फिगर बता दूं, 1450 अरब रुपया खा गए बैंक्स उस फार्मूले के मुताबिक, खातेदारों का मुनाफा कम देकर, कानून की खिलाफ वर्जी करके स्टेट बैंक ने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भरपाई हो जाएगी, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं। सर, देखिए कौन सी भरपाई हो जाएगी जो आप इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स बता रहे हैं? यकीन करें
मैं तो बौखला के कहीं कुर्सी से न गिर जाऊं। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी रकमें आप बता रहे हैं। नहीं, ये देखिए, मिलेंगे? मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये 1450 अरब रुपया जो खातेदारों को नहीं मिला कानून की खिलाफ वर्जी करके, उसका नतीजा ये हुआ कि 20% हमारी कौमी बचतों की शरह थी 2003 में, आज वो शरह 13% है। ये जो ज़बरदस्त शरह गिरी, उससे आपका कर्ज़ों पर इन्हिसार बढ़ा। कर्ज़ों पर इन्हिसार बढ़ने से पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हुआ, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, पाकिस्तान में मईशत की शरह-ए-नमो कम हुई, हम IMF के पंजे से निकल ही नहीं पाए। ये जो तबाही आई है कौमी सलामती और कौमी मईशत को, और गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ा है, उसकी वजूहात में एक अहम वजूद ये है कि गठजोड़ के ज़रिए खातेदारों का 1450 अरब रुपया उस फार्मूले के तहत जिसमें 2002 में दिया गया था, इन्फ्लेशन को रखते हुए ये कम दिया। और अगर आप मुझसे पूछें तो अगर फेडरल शरीयत कोर्ट्स हैं, मैं दोबारा आपको एक बता दूं कि पाकिस्तान के कानून के तहत, स्टेट बैंक की हिदायत के तहत, सूदी बैंक जो मुनाफा देते हैं उसको शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। सूदी बैंक के लिए है, तो क्या ये सूदी बैंक क्या और सूदी बैंक के अलावा कौन सा बैंक होता है? सूदी बैंक ही होता है। नहीं, कुछ अपने आप को सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक भी कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, मगर जो जुमला मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो फेडरल शरीयत कोर्ट्स हैं उनको सियो मोटो की पावर्स हैं, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस केस का एक सियो मोटो नोटिस ले लें कि स्टेट बैंक ने ये सर्कुलर इशू कर दिया कि नफ़ा नुकसान में खाते की बुनियाद पर जो खाते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ने ये कहा था कि ये शरीयत के मुताबिक दें, आपने उसको शरह सूद से मुंसलिक कर दिया, तो ये क्या सियो मोटो का केस नहीं है? 1450 अरब पता ही नहीं, मैं शरई मामलात में तो पढ़ता ही नहीं, और आपको मेरे ट्रिपल एम के असूल का पता है, फिर भी मैं शरई मामलात तो जाता ही नहीं। शरई मामले कहा, स्टेट बैंक ने कहा है। चलें, इसके बारे में हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके साथ इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं बैंकारी शोबे के मुतालिक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जनाब परफॉर्मेंस क्या रही बैंक्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही जनाब, बड़ी तेज़ी से उन्होंने ग्रोथ दिखाई। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हाउएवर जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ के ऊपर आते हैं, बैंकारी निज़ाम जो है वो क्रिएशन ऑफ मनी, यानी माशी जो है ना एक तरह से एक्टिविटी को भी जनरेट करती है। प्रॉब्लम ये है कि इसके नतीजे के अंदर जो अवाम है उसके पास भी बहुत ज़्यादा कैपिटल या पैसा होना चाहिए ताकि वो भी खुशहाल हो जाए। अगर बैंकारी शोबे ने इतना फ़ायदा उठाया तो ये क्रिएशन ऑफ मनी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सवाल जो आ गया वो आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का, यानी वही जो आप रोज़ सुनते भी रहते हैं, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बुनियादी तौर पर क्रिएशन ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, इसके माने ये हैं कि माशी मौके जो है उनमें इजाफा हो जाएगा तो ओवरऑल मुल्क पूरा बेनिफिट करेगा। तो बैंकारी निज़ाम से क्या ऐसा हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गई और क्रिएशन ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से जनाब जॉब्स जनरेट हुई और बहुत बेहतरी आ गई मईशत के अंदर? ये थोड़ा मेरे जहन में वाजे कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं आधा शुमार पेश कर दूं जो स्टेट बैंक के जारी किए हैं जी, उससे पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 21 करोड़ का, 36,000 बोरोअर अकाउंट्स हैं, 36,000, उनको कुल कर्जों का 81% दिया गया है, यानी 36,000 ऐसे लोग हैं जिनको लोन मिले 81%, और यानी 4,500 अरब रुपया 20 करोड़ की आबादी के मुल्क में। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या होगा? नंबर यानी कर्जा उधार इन लोगों को मिला है, सिर्फ इन चुनिंदा 36,000 सिटीजन्स, राइट, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। एम आई करेक्ट? जी। नंबर 2, 30 बिजनेस हाउसेज यानी 30 बिजनेस ग्रुप्स, उनको जो कुल कर्जे हैं उसका 30% दे दिया, 1/3। तो ये जो 30 लोग ऐसे हैं जो कि 30% इस मुल्क के जो लोन्स हैं वो उनके पास है। सही बात कर रहा हूं? बिल्कुल, बैंकारी निजाम से 30 बिजनेस हाउसेज। तो ये 2 फिगर्स मैंने आपको दे दी। तीसरा जो पहले हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने बजट खसारे के लिए, यानी जो कर्जे कम दिए हैं निजी सेक्टर को, वो तकरीबन 2,000 अरब रुपया कर्जे जो निजी सेक्टर को जाने चाहिए थे सनत, तिजारत, बरामदात के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, ज़राअत के लिए, वो बजट खसारे को चले गए, मईशत को सुस्त कर दिया। 1450 अरब रुपए की मैं फिगर दे चुका हूँ कि कम मुनाफा दिया, लेकिन एक और फिगर दे दूँ।
नहीं तो ये बराह रास्त कर्जों की सूरत में गए या दस्तावेजात की सूरत में गए? जो गवर्नमेंट को दिए हैं वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं ताकि बजट खसारा पूरा हो जाए, लेकिन वो पैसा जाना चाहिए था सनत, तिजारत और ज़राअत के लिए, यानी 2,500 कम दिए हैं कर्जे जो देने तो फिर ये सारे ठाठ बाट कौन उठाता? ये इतने बड़े बड़े मोटरकेड्स किस तरह से जाते सिक्योरिटी के, ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट किस तरह से बनती, और ये बाहर के जो इतने सारे चक्कर लग रहे हैं ये कैसे लगते सर? इलाज क्या, किसी के नाखून के अंदर कोई चोट आ जाती है तो वो भी लंदन चला जाता, बोले मेरा इलाज कर दो, वो पैसे कहां से पूरे होते? इसलिए यहाँ एक फिगर और मैं दे देता हूँ आपको। जी बताएं। देखिए इस वक्त बैंकों ने 500 अरब रुपए के लॉसेस कर्जों के दिखाए हुए हैं। 500 अरब रुपया लॉसेस, यानी वो कर्जे जो वसूल ही नहीं होंगे, वो 500 बैड लोन्स नहीं, बैड लोन्स नहीं है, बैड डेट्स, नाकाबिले वसूल वो तो है 600 नॉन परफॉर्मिंग जो है, दोबारा बता दूं, एनपीएल तो है 600 अरब रुपए से ज्यादा, लेकिन 500 अरब रुपए के वो कर्जे हैं जो ऐसे नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, जो वो खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो स्टेट बैंक कह रहा है, बैंक्स कह रहे हैं कि 500 अरब रुपए के कर्जे ऐसे हैं जो वसूल नहीं होंगे, और इस नुकसान को पूरा करने के लिए बजाय इसके कि उनसे वसूल करें, उन्होंने खातेदारों को जो मुनाफा देना चाहिए था वो नहीं दिया, और 490 अरब रुपए प्रोविजन में डाल दिए महफूज रकम में, ताकि इन कर्जों को माफ कर दें। अब ये समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई। नुकसान इन्होंने अपनी गलती की वजह से किया, तो खातेदार क्यों भरेंगे उसको? ये तो देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था 2007 में कि बैंकों के जो कर्जे हैं वो गलत तरीके से माफ किए गए हैं, और एक सर्कुलर 29 है जो आइन के खिलाफ है, पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है, उसके तहत कर्जे माफ किए गए बड़े बड़े लोगों के, ताकि वो जमाली साहब को वोट नहीं मिल रहे थे उनको दिया जा सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, और मैंने भी एक चीफ जमाली साहब तो शरीफ आदमी नहीं, वो नहीं, मुशर्रफ ने कराया था ना, वरना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहा था। तो मैंने एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब ये सर्कुलर 29 तो पार्टनरशिप एक्ट के ही खिलाफ है। तो उन्होंने 22 दिसंबर 2009 को ये कहा था कि हम इस सर्कुलर को एग्जामिन करेंगे, और 2007 से राइट ऑफ का मुकदमा है, वो अभी तक 10 साल हो गए, उसका फैसला नहीं आया, और कुछ कर्जे माफ़ करा के पैसा बाहर भी चला गया। तो अब ये जो 500 अरब के कर्जे मजीद माफ़ होंगे, अगर उस सर्कुलर का फैसला आ जाए तो वो वसूल भी होंगे जो 10 साल से अभी फैसला नहीं आया, और ये 500 अरब भी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हो रहा है, मईशत की शरह नमू भी सुस्त हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, बचतों की शरह गिर रही, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि आपने निजकारी करके और बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लॉइट करके क्या मईशत को फ़ायदा पहुंचाए? मेरे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार भी, अहमियत वाली भी है, और बड़ी गौर तलब भी है। आगे आने वाले दिनों के अंदर फर्दन बैंकों के मुतालिक भी हम बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक, एंड वी ऑल्सो वेट फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। यहां पर अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।